So the next topic is healthy body and healthy mind. So to have healthy mind, these are the steps. To have good health of your mind, introspection and meditation, and as much you improve your level of knowledge, it helps you to maintain your mental health. तो जो मेंटल हेल्थ है, सबसे अच्छी मेंटल हेल्थ क्या है? सबसे अच्छी मेंटल हेल्थ होती है जब आपका माइंड इक्वेनिमिटी में होता है। इक्वेनिमिटी, समता। जो सबसे अच्छी मेंटल हेल्थ है वो कौन सी स्टेट है? जब आपका या मेरा माइंड कौन सी स्टेट में है? समता। डू यू अंडरस्टैंड समता? डू यू अंडरस्टैंड इक्वेनिमिटी? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो इस स्टेट में जो माइंड को रखता है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी मानी जाएगी। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं कि if you have the capacity to maintain your peace in every part of your life, then you have good mental health. The capacity जिसमें आप अपने मेंटल पीस को जीवन के हर पार्ट में मेंटेन करने की मानसिक क्षमता रखते हैं, तो आपका मन कैसी स्थिति में है तब कहेंगे कि आपका मन हेल्दी है। और लाइफ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, सक्सेसेस भी हैं और फेलियर्स भी हैं, और कंफर्ट्स भी हैं, डिस्कंफर्ट्स भी हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रेजेस भी हैं, एप्रिशिएशंस भी हैं, और इसका उल्टा क्या हुआ? क्रिटिसिज्म भी है। इन सारी चीज़ों में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर, इन सारी चीज़ों में आप अपने पीस को यदि नहीं खोते, देन योर माइंड इज हेल्दी। सो ऑन दिस क्राइटेरिया यू कैन चेक योर मेंटल हेल्थ. What do you feel about your mental health? Yeah, means if something wrong happens, then you are totally, if you are totally unaffected, that is the state of healthy mind. तो समझना है ना, वो पॉसिबल नहीं तो पहले ये तो समझ लेना कि मेंटल हेल्थ है क्या चीज। जब पता हो कि ये है तब तो सोचेंगे ना उसे अटेंड करने के लिए। यदि पता ही नहीं है, अभी क्या होती है मेंटल, हम लोगों का मेंटल स्टेट कैसे चलती है? किसी ने प्रशंसा कर दी, खुश, और उसी व्यक्ति ने 2 मिनट में आकर कह दिया कि नहीं गड़बड़ था सब, तो दुखी। अभी हमारी जो अंदर की शांति और हैप्पीनेस है अभी किस पर डिपेंड कर रही है? आउटर वर्ल्ड पर डिपेंड कर रही है। सामने वाला यदि आपसे अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट दे, तो सब शांत हैं, दिक्कत ही नहीं है जिंदगी में। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, और सामने वाला गड़बड़ कर दे तो फिर हमारे अंदर दिक्कत है। रिलेशंस क्यों टूट जाते हैं? रिलेशन इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी मेंटल स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जो मेंटल स्टेट है इसको मेंटेन करने में ये चीज टूल है, टूल मेडिटेशन, दिस टूल इज मीन्स। ठीक है, लेकिन हम लोगों के साथ जिंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत क्या चल रही है कि हम लोगों के पास समय नहीं है। द मेन प्रॉब्लम व्हाट आई कुड जज इन द पीपल्स लाइफ, दैट पीपल डोंट हैव टाइम। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, यही है ना सबसे अधिक दिक्कत। समय नहीं है, समय नहीं है। जिससे पूछो
हाँ भाई हम सीखना तो चाहते हैं, हम लोग तो आजकल पूछते हैं, हाँ भाई बताओ कितने मिनट का सीखना चाहते हो, उस हिसाब से आपके लिए बताएं। इसलिए 15 मिनट का ही बताते हैं, बताने को तो 8 घंटे का भी है मेरे पास। ठीक है, जैसे 15 मिनट की टेक्निक बताते हैं, भाई 15 मिनट तो करेगा, आदमी को टेम्पटेशन दो 15 मिनट तो बैठ जाए। ठीक है, तो भाई समय नहीं है, समय नहीं है। समय किसी के पास भी कम नहीं होता, पहले तो इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। समय किसी के पास कम नहीं है, समय सबके पास 24 आवर्स है, सबके पास, कोई कम ज्यादा किसी के पास नहीं है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि आप इंटरनेट पर कितना समय लगाते हैं, आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि आप मनी में कितना समय लगाते हैं, और आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि आप मेडिटेशन में कितना समय लगाते हैं। समय किसी के पास कम नहीं। जो मेरे से बोलते हैं कि समय कम है, बोले देखो समय किसी के पास कम नहीं है, नाटक छोड़ दो। ठीक है, वो आपकी प्रायोरिटीज हैं, आपने अपने आप को कहाँ कहाँ उलझाया हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जो हम लोगों से भी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो समय निकालते हैं मेडिटेशन की करने के लिए, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, आप लोग भी करते होंगे, आप लोग भी निकालते होंगे, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इसको पर्सनल मत लीजिएगा कृपया। तो जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ तो पहले स्टेट क्या है उसे समझ लीजिए, और उस मेंटल हेल्थ को कैसे गेन करना है उसमें ये एक टूल है। और जब इसमें आप अधिक समय लगाकर इन डिटेल सीखेंगे तो एक पर्टिकुलर टेक्निक समझाई जाएगी जो आपको उस मेंटल स्टेट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। ठीक, अब समझना क्या है कि जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है, और जो फिजिकल हेल्थ है वो आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है, वाइस वर्सा। ये भी इंटरडिपेंडेंसी है इनकी। एक व्यक्ति मेंटल लेवल पर काम है तो उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है, और एक व्यक्ति मेंटल लेवल पर इम्बैलेंस्ड है तो सब कुछ करता हुआ भी उसकी इम्यूनिटी उतनी इंप्रूव नहीं हो पाती। तो मेंटल स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल है, और मेंटल स्टेट के कारण भी कई डिसीजेस पैदा होती हैं। आप लोग जानते हैं ना क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिसीजेस, वो मेंटल स्टेट से डेवलप हो रही है। मेंटल स्टेट के कारण किसी को दस्त लग सकते हैं, मेंटल स्टेट के कारण नी पेन भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस, आपने देखा ना कि जैसे बच्चा जब एग्जाम करने, उसको एग्जाम जब फेस करना होता है तो बच्चा अधिक खाता नहीं है, शायद हम लोग भी नहीं खाते थे। व्हेन यू गो टू फॉर द एग्जामिनेशन, आप पूरा खाते हैं खाना ठीक से? हैं? सौंदे भी नहीं है जी, खांदे भी नहीं है जी। ठीक है, वो स्ट्रेस है। और यदि कोई खा भी लेता है तो फिर उसको इमोशन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेंटल स्टेट है उसका बहुत बड़ा रोल है। अब हम फिजिकल चीजों पर आते हैं। अब इस चीज को समझिएगा, फिजिकल लेवल पर आप जो कुछ भी अंदर ले रहे हैं उसका इफेक्ट मेंटल लेवल तक होता है। फिजिकल लेवल, हम आंखों से भी खा रहे हैं, ये भी खाना होता है, केवल यही खाना नहीं होता। आंखों से आप क्या देख रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो भी डाइट है। नेट पर आप क्या देखते हैं, टीवी पर क्या देख रहे हैं, ये सब डाइट है, हम खा रहे हैं आंखों से। कभी ऐसा लगता है कि मैं आंख से खाता हूं, ये भी खाना खा रहे हैं। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, माइंड पर जाएगा। इसी प्रकार से कानों से भी खाते हैं, क्या बातें सुनते हैं, किन बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्या सुनते हैं, कैसा म्यूजिक सुनते हैं, धूम धम सुनते हैं कि शांत म्यूजिक सुनते हैं, मेंटल स्टेट पर वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से कपड़े कैसे पहनते हैं, मेंटल स्टेट पर इफेक्ट होगा। एक कपड़े व्यक्ति टाइट पहनता है
एक नॉर्मल ढीले पहनता है, मेंटल स्टेट पर फर्क पड़ेगा फर्क। जो आपने देखा ना, जो फौज के लोग हैं उनके कपड़े कैसे होते हैं, टाइट होते हैं, उनको ढीले कपड़े नहीं पहनाए जाते। कोई भी फौज ढीले कपड़े नहीं पहनाती, ठीक है। और बेल्ट होती है, कमर पर बेल्ट अवश्य मिलेगी आपको, फौजियों के कमर में बेल्ट मिलेगी, टाइट है। तो उनका माइंड भी, जिसे कहते हैं ना, अधिक फिजिकल एक्टिवनेस पर रहता है। आप भी कभी कमर में टाइट करके बेल्ट बांध लीजिए और देखिए आप में चुस्ती अधिक आ जाएगी। तो फिजिकल लेवल पर हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमने पहना हुआ है, इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। हम बोलते कैसे हैं, किसी भी व्यक्ति की मेंटल स्टेट, एक जो थोड़ा सा जानकार आदमी है केवल बोलने के पैटर्न से समझ सकता है ये मेंटल स्टेट पर कहाँ है। कैसे बोलते हैं, पॉजेस कितने दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, पिच क्या है, मेंटल स्टेट पता चले, ठीक है। तो बोलना, खाना, खाते क्या है, जो भी इनपुट आप लेते हैं वो मेंटल स्टेट तक जाएगा, जो भी इनपुट लेते हैं। तो अब चलो, अब हम इस पर ही आ जाते हैं। ये तो हमें पता है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, जानते तो हैं ही। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, कितनी बार नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो भी चीजें हैं, जो भी हम चीजें खाते हैं, इनकी हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। किसी भी चीज, आपका सोचना साइंटिफिक तब हो जाता है जब आप हर चीज को प्रॉपर्टी वाइज अंडरस्टैंड करते हैं और इस हिसाब से भी समझते हैं कि वो जो चीज है वो आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अनुकूल है कि नहीं, आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुकूल है कि नहीं, और प्रॉपर्टी वाइज वो क्या चीज है, और उस प्रॉपर्टी वाली चीज का माइंड के ऊपर क्या रिएक्शन हो सकता है, ये अवेयरनेस हमें अपनी डाइट के लिए रखनी होती है। तो डाइट कैसी होनी चाहिए, फाइबर लेस कि फाइबर अधिक होना चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो ये हमें समझ होनी चाहिए डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए कि ठीक बैलेंस में रखने वाली होनी चाहिए, बैलेंस में रखने वाली होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो ठीक बैलेंस में कोलेस्ट्रॉल को रखने वाली होनी चाहिए। और जो डाइट है वो आपकी बोन्स को मजबूती देने वाली होनी चाहिए कि वीक करने वाली होनी चाहिए, मजबूती देने वाली होनी चाहिए, ठीक है। और जो डाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अनुकूल हो। जैसे यदि पेट्रोल से चलने वाली कार में हम डीजल को डाल देंगे तो कार की लाइफ कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, चलेगी फिर भी थोड़ी, लेकिन कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और डीजल वाली कार में पेट्रोल डाल के चलाएंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसकी इनर डिजाइनिंग वैसी नहीं है। तो जो डाइट है हमारी, उसमें फाइबर होना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और वो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुकूल होनी चाहिए। तो हमें वेज डाइट पर अपने आप को फोकस करना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट पर फोकस करना चाहिए। और वो आप सब जानते हैं, इसमें मुझे कोई अधिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि हम हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कैसे वेज डाइट के अनुकूल है, इसे हम किसी को कैसे प्रूव करें। वही आप लोग, अधिकांश लोग मेरे विचार से वेजिटेरियन हैं, और यदि कोई नहीं भी हैं तो वो अधिक मीट खाने वाले लोग नहीं हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मैं पर्सनली अधिक परिचित नहीं हूँ सबसे, ऐसे भी होंगे जो घर के अंदर नहीं खाते हैं, कभी बाहर खा लिया तो खा लिया, घर के अंदर नहीं खाते, ऐसे भी लोग हैं, होंगे आप में से। तो आप वेज डाइट को अच्छा समझते हैं, किसी को कन्विंस करना हो कि वेजिटेरियन ही ठीक है, वेज डाइट ही ठीक है, तो आप उसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आधार पर कैसे कन्विंस करेंगे? सुधीर जी।
मतलब हमें जिनको जीवन नहीं दे सकते हैं तो मारने का अधिकार, पाप लगेगा। और वो पाप का लेवल कैसा होगा, थोड़ा कि बड़ा? एक चीज, हाँ, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा। देखिए, कोई व्यक्ति किसी के घर में डकैती करता है, उसमें क्या लेकर जाएगा? मनी, पैसा, ये वो, ठीक है ना। किसी के घर से चोरी कर लेना, डाका डाल करके, लूट करके पैसे ले जाना छोटी चीज है, लेकिन किसी की जिंदगी ही चुरा लेना बहुत बड़ी चीज है। ये चीज समझ रहे हैं ना? जिंदगी ही ले ली उसके, मतलब वो एंजॉय करना चाह रहा था, फैमिली के साथ ग्रो करना चाह रहा था, उसकी भी कुछ थी डिजायर्स, जिंदगी ले ली, बात खत्म की। जिंदगी ले लेना बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक तो आप कह रहे हैं कि पाप थोड़ा नहीं बहुत लगता है, और बताइए। जो मांसाहारी है उनका दांत का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। दांत का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और उनको बोलने दीजिए, सुधीर जी को। आपका हो गया? चलिए अब शिल्पा जी, शिखा जी आप बताइए। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा और इससे बताइए साइंस के आधार पर क्या डिफरेंसेस होते हैं। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा। आप हेल्प करिए। तो मांसाहारी जीव है, हाँ, उनका जो सिस्टम है, क्या कहते हैं उसको, भोजन जिस नाली में होके जाता है वो छोटा होता है, और हाँ, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो छोटा होता है, और वेजिटेरियंस है उनका लंबा होता है। ठीक है। मनुस्मृति श्लोक में मांसाहार के लिए अष्टविध के पाप भागे, बिल्कुल ठीक है, एक ही श्लोक है। बिल्कुल। खाने, अनुमंता, निहंता, निहंता, कय विक्रयी, कय विक्रयी, संस्कर्ता च, संस्कर्ता च, उपहर्ता च, उपहर्ता च, घातकश्चेति घातकः। खादकश्चेति घातका। ठीक बात है, हैं? आठ भागस्वामी। हाँ, बहुत अच्छा। मैं उस पॉइंट पर अभी आऊंगा, 8 वो कौन है अभी मैं आऊंगा उस श्लोक पर। अभी हम थोड़ा सा साइंस के माध्यम से पहले समझ रहे हैं। हाँ जी, अभिषेक जी। गर्म होता है नॉनवेज, मेरा दिमाग में जब भी बहुत जल्दी चलती है, गुस्सा जल्दी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कई शाकाहारी भी बड़े गर्मी खाते हैं, ऐसे भी होते हैं, कई शाकाहारी भी बड़े गर्मी खा जाते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है। ठीक है, और सारे आर्य समाजी वेजिटेरियन है तो उसमें आप ठीक कह रहे हैं, वो भी बात है। गुस्सा का कारण केवल एक नहीं है ना, गुस्से का कारण कई सारे गुस्से के कारण है, उनमें से डाइट भी एक कारण है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं, मैं तो बस आप लोगों की सहायता से रिपीट कर रहा हूँ सब्जेक्ट। जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, देखिए जो भी कार्निवरस जो भी एनिमल्स हैं, मांसाहारी जो भी एनिमल्स हैं, उनका जो इंटेस्टाइन का जो ट्रैक है वो बहुत छोटा है, और जो हर्बीवोरस हैं उनका काफ़ी लंबा होता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लगभग 23-24 फीट लॉन्ग होती है, और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है लगभग ये 7 to 8 फीट लॉन्ग होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 23-24 फीट लंबी, यहाँ से खोल दें वहाँ तक जाए, और ये लार्ज इंटेस्टाइन लगभग दोनों मिलाकर 30-32 फीट लंबी होती है। और जो कार्निवरस हैं जैसे लायन है, डॉग है, कैट है, इनकी जो आंतों की लंबाई है वो लगभग 7 to 8 फीट लॉन्ग है, जबकि हमारी 30-32 फीट लॉन्ग है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम जो डाइजेस्ट करते हैं खाने को, वो डाइजेशन कैसे होता है, वो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl का फॉर्मेशन हो रहा है आपके और हमारे शरीर के अंदर।
जो HCl का जो फॉर्मेशन जो कार्निवोरस एनिमल्स में है वो हमारी बॉडी से 20 टाइम्स अधिक उनमें होता है। 20 टाइम्स HCl उनकी बॉडी में फॉर्म हो रहा है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। हमारी बॉडी में 20 टाइम्स कम है। जो कुत्ता खाना खाता है वो चबाता थोड़ी ना अधिक, वो तो बाइट कट करता है और स्वेलो करता है, निगलता है। गाय है, गाय चबाती है। जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं ना वो खाने को चबाते नहीं हैं, नोचते हैं, और चूंकि उनकी वो ये वाली दाढ़ें होती नहीं है उस रूप में, निगलते हैं, काटते हैं, निगलते हैं, चाटते हैं, निगलते हैं। जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं वो चबाते हैं, उनकी वैसी ही उनकी बाइट्स हैं। तो गाय है वो चबाएगी, और गाय तो जुगाली भी करती है, खूब चबाती है, और उसके साथ फिर उसका जो पूरा है डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत लंबा होता है। तो जो मांसाहारी प्राणी, अब देखिए ना ईश्वर की व्यवस्था देखिए, क्योंकि वो काट के निगलता है तो उसके अंदर HCl फॉर्मेशन 20 टाइम्स अधिक कर दिया। ईश्वर की व्यवस्था है, काटा निगला, इतना अधिक HCl फॉर्मेशन है कि वो सारा एकदम गला, और ट्रैक कैसा है, छोटा, बाहर निकला। अब हम लोग यदि मांसाहार को लेते हैं तो हम लोगों के साथ क्या दिक्कतें आएंगी इन लॉन्ग फ्यूचर, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और एक चीज और मैं पहले कह दूं, जो मांसाहारियों की जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, और जो हम लोगों की जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो परत है ना उसमें पैचेस हैं। पार्डन? ठीक है, ठीक है, मैं पैचेस शब्द बोल रहा हूँ, थोड़े थोड़े खुरदरी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो मांसाहारी है HCl फॉर्मेशन अधिक है तो वो एकदम गलता है, अंदर कुछ चिपकता है नहीं, और लेंथ छोटी है तो आउट हो जाता है। तो उनको मांसाहार खाते हुए भी उनको कोलेस्ट्रॉल ये वो कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके एनाटॉमी इसी टाइप की है। लेकिन हमारी क्या है, हमारी आंतों में अंदर से पैचेस हैं, अब लंबी अधिक है, HCl फॉर्मेशन 20 टाइम्स कम है। तो आप या मैं यदि कोई खाता है तो उसको पचने में लंबा समय लगता है और निकलने में लंबा समय लगता है, और पैचेस होने के कारण वो उसमें जमा होती रहती हैं और वहाँ प्यूट्रीफाई होता है मांस। प्यूट्रीफाई समझते हैं, रॉटन, सड़ता है। इसलिए मांसाहारी लोगों को कॉलन कैंसर की बहुत बड़ी संभावनाएं बनी रहती है, कॉलन कैंसर की संभावना बन जाती है, ठीक है। और देखिए, जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं वो उन शाकाहारी प्राणियों को जो पसीना आता है वो पूरी बॉडी के पोर्स से आता है। शाकाहारी प्राणियों को पसीना बॉडी के पूरे पोर्स से आएगा। गाय को यदि आपने देखा हो, गाय को गर्मी में यदि सफेद रंग की गाय है तो पसीने से उसका सफेद रंग बिल्कुल भीग जाता है, ठीक है। घोड़े को पसीना आएगा पूरे शरीर से आएगा। हमें कैसे आता है? पूरे शरीर से आता है। और जो मांसाहारी प्राणी हुआ करते हैं उनको कभी शरीर के पोर्स से पसीना नहीं आता। डॉग है, कैट है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, किसी को भी नहीं आता। ये पसीना क्यों आता है? हमें जो पसीना आता है वो क्यों आता है? सिंपल थिंग, ये एक टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा एक स्वस्थ ह्यूमन बींग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन सेंटीग्रेड्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स एक हेल्दी ह्यूमन बींग का टेम्परेचर है। आप चाहे अलास्का में चले जाइए, चाहे आप समुद्र के अंदर चले जाइए, चाहे आप रेगिस्तान में यहाँ पर आ जाइए, आपका इनर बॉडी टेम्परेचर 98.4 ही रहेगा। ये अंदर का मेंटेन कैसे होता है? ये अंदर का मेंटेन इस रूप में होता है कि आपकी जो स्किन है, त्वचा है, ये टेम्परेचर रेगुलेटर का भी काम करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा वो पसीना निकाल देगी, टेम्परेचर अंदर उतना ही मेंटेन करेगी। ये टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम है।
जो कॉर्निवरस एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, आपके घरों में कुत्ते भी हैं होंगे, ठीक है, आप उनको देखिएगा, उनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे चलता है उसके दो तरीके हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ कुत्ते बैठे बैठे ना बहुत जल्दी जल्दी वो सांस ये करने लग जाते हैं। देखा, कुत्ता बैठ करके ऐसे करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है नेचुरल। जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, कार्निवरस एनिमल के शरीर में जब गर्मी बढ़ती है तो उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और वो मुंह से सांस लेता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, स्लाइवा भी, देखा ना, लिक्विड सा निकलता रहता है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन है नेचुरल, और इससे उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब हमारा देखिए, हम मांस खाएं कि नहीं खाएं, सिंपल सी चीज़ है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे एनिमल्स से मिलता है देख लीजिए। गाय को भी पूरे शरीर से पसीना आता है, घोड़े को भी आता है, बकरी को भी आता है, हमें भी आता है, ठीक है। और जो भी मांस खाने वाले हैं उनको सांस तेजी से बढ़ेगी, हाफेंगे और मुंह से लार गिरेगी, जैसा आपने देखा है कुत्ते में। तो इस तरीके से भी हम देखते हैं तो समझ में आती है बात कि नहीं, ईश्वर ने हमारा शरीर मांस खाने के लिए डिजाइन नहीं किया है। और क्या होता है, जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं वो जब किसी भी चीज को, लिक्विड को जब वो पीते हैं तो वो पीते नहीं हैं, वो लिक करते हैं और हम सक करते हैं, सिप करते हैं। अंतर है। जो भी मांसाहारी हैं, कुत्ता पानी को पीता है, कैसे पीता है, जीभ से लिक करता है, उसे लिक करना कहते हैं, वो सिप नहीं करता। गाय पानी को कैसे पीती है, वो मुंह डाल करके सिप करती है। घोड़ा घूंट भरता है, सिप करता है। कैट है, लायन है, कोई भी है, वो सब लिक करते हैं। हम लोग पानी क्या करते हैं, लिक करते हैं कि सिप करते हैं, सिप करते हैं। नेचुरल, बचपन से किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही पीता है व्यक्ति, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई सारी चीजें, इसी प्रकार से आप देखेंगे जो भी प्राणी मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, उनका जो जॉज है, जबड़े हैं, वो ऊपर नीचे तो होते हैं, लेफ्ट राइट नहीं होते। किसी भी मांसाहारी प्राणी के जबड़े लेफ्ट राइट नहीं होते। गाय है, गाय को देखा जब जुगाली करती है उसके जबड़े लेफ्ट राइट होते हैं। आप लोग अपने चेक कर लीजिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। होते हैं लेफ्ट राइट, होता है लेफ्ट राइट। निचला वाला जॉ, लोअर जॉ, कैन यू मूव दैट लेफ्ट एंड राइट, कैन यू मूव थोड़ा सा, देन यू आर बाय बर्थ यू आर vegetarian. God has made you as vegetarian. Now it's your will what you want to do. ठीक है। तो ये सारी कई सारी चीजें हैं जिन चीजों के आधार पर हमें इस बात को समझना है कि ईश्वर ने हमारे शरीर को वेजिटेरियन डाइट के लिए ही बनाया है। अब वो श्लोक, 8 लोग होते हैं जिन्हें पाप लग जाता है। जो भी काम हम ईश्वर की विल के अगेंस्ट करते हैं और जो भी काम हम ऐसा करते हैं जिससे दूसरे का ही जीवन चला जाता है, दूसरे को दुख मिलता है अनजस्टली, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एडजेक्टिव, अनजस्टली। अनजस्टली जब हम किसी को पेन देते हैं तो वो पाप हो जाता है। जस्टली हम किसी को देते हैं तो वो पुण्य भी हो सकता है। बॉर्डर में बॉर्डर के अंदर हमारी सेना यदि ठीक साइड में, राइट साइड में, और वो सामने वाले को मार देती है, उस समय पुण्य हो जाता है, ठीक है, उस समय पुण्य भी है। माँ बच्चे के अपलिफ्टमेंट के लिए उसको थोड़ा डांटती है या हल्का सा थप्पड़ लगाती है, पुण्य भी है क्योंकि इंटेंशन अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब हम अनजस्टली किसी को परेशान करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, तो उसमें छोटा नहीं बहुत बड़ा पाप लग जाता है, ठीक। तो 8 लोग होते हैं जिन्हें पाप लगता है। पहला कौन सा है, अनुमंता। अनुमंता का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मांस खाता है और मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, खा लिया करो।
मैंने क्या किया, विशेषता। एक मिनट, मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनुमंता क्या हुआ कि मैंने ना उसका समर्थन कर दिया, समर्थन कर दिया। अनुमंता मतलब होता है अनुमोदन करना, उसको समर्थन दे दिया, उसको पैडिंग दे दी, कोई बात नहीं बेटा खा ले, तू जिम जाता है ठीक है चलेगा, जिम जाता है इसलिए खा ले, कोई बात नहीं। ये जो मैंने उसे इंग्लिश में क्या कहूँ, उसको रैशनलाइज कर दिया या समर्थन कर दिया, क्या इंग्लिश में क्या बोलूँ समर्थन देने को, सपोर्ट कर दिया। ये जो सपोर्ट दे दिया मेरा पाप हो गया। जो खा रहा है उसका तो हो ही रहा है, लेकिन मैंने सपोर्ट कर दिया तो मेरा पाप हो गया। ठीक है। अनुमंता, विशेषिता, हाँ, जो मांस को काटता है, होता है ना काट करके बेचते हैं ना, बेचने से पहले काटा जाएगा, फाड़ा जाएगा, ठीक है। जो बुचर्स हैं तो वो जो मांस को काटते हैं, ये सब इनको भी पाप लगता है। अगला निहंता, निहंता वो है जो मारता है, जिसने स्लॉटर किया, स्लॉटर कर दी। अब स्लॉटर करने के बाद कुछ लोग हैं जो अब काट पीट रहे हैं, वो तो दूसरे में आ गए। फिर निहंता जिसने मारा, उसे पाप लगता है। ठीक है। जो मांस को खरीदता है और जो बेचता है, दोनों फंस गए। जो खरीदता है, जो बेचता है, कई बार क्या होता है, बिल्कुल, मैं ऐसे कई हमारे इंडियंस भाइयों को जानता हूं जिनके सबवेज चल रहे हैं, और सबवेज से उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया, बहुत पैसा कमाया, ठीक है ना, बड़ा बहुत पैसा है जिनके पास। अब सबवेज में क्या होता है, सबवेज में भाई आप बेच तो रहे हैं ना, आप तो बेच रहे हैं तो उसका तो फिर पाप निपटना पड़ेगा। आप किसी भी जन्म में निपटे, वो निपटेगा ठीक है। तो खरीदना, बेचना। फिर संस्कर्ता, संस्कर्ता मतलब जो उसे पकाएगा, जो पकाता है, भोजन उसको बनाएगा, उसको भी पाप लग जाता है। फिर अगला उपहर्ता, खाने वाला, जो खाता है, नहीं उपहर्ता, देने परोसने वाला, सॉरी, उपहर्ता का मीनिंग क्या है, सर्व करने वाला, जो सर्व करता है। हम लोग बोलते हैं ना भाई मैं तो नहीं खाता, अब क्या करूं, अब भाई सर्व करना पड़ता है, क्या करूं, मैं तो नहीं खाती भाई, अब क्या करूं, बनाना पड़ता है। भाई ठीक है, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें पाप तो कहीं ना कहीं लग जाता है। तो जो सर्व करता है। और फिर खादकश्चेति, अष्टघातका, खाने वाला, जो खाता है उसे भी पाप लगता है। तो ये 8 लोग हैं जिन्हें पाप लगता है। अब क्वेश्चन है, इन 8 लोगों में सबसे अधिक पाप किसको लगता है? एक मिनट, जो मारता है, मारने से अधिक और क्या काम होगा? अरे आप क्या कह रहे हैं, जो खाता, अच्छा जो खाता है। अच्छा, मारने वाले पक्ष में कौन कौन है? जो मारता है उसे सबसे अधिक पाप लगता है, ठीक है। मारने वाले में 1 2 3 4 मारने वाला। अच्छा, आप खाने वाले में कौन कौन है, हाथ खड़ा करिए, जो खाने वाले को सबसे अधिक पाप लगता होगा। सबसे अधिक पूछ रहा हूं मैं, मारने वाले को, खाने वाले को? भाई सिंपल, बिल्कुल ठीक बात, सिंपल सी बात। तो सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई रूल। भाई यदि हम मार्केट में डिमांड ही पैदा नहीं करें तो मारने वाला मारेगा। या if there is demand in the market, then the supply will be there, na? So the person who eats, he is the main culprit. He is the main culprit. ये श्लोक कहाँ से आया? ये मनुस्मृति का। एक मिनट, पहले मैं इस बात को पक्का कर दूं कि मारने वाले से अधिक खाने वाले को पाप लगता है, क्योंकि हम ही डिमांड पैदा करते हैं तो मारने वाला मारता है। तो ये चीज़ है। तो हम सभी समझदार लोग हैं और हम सभी जागरूक और अवेयर लोग हैं,
और हम कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि उसका फिर हमें फ्यूचर में कुछ भोगना पड़े। ठीक है, हम सभी एक सेफ फ्यूचर चाहते हैं। देखिए ना, हम अपने फ्यूचर के लिए बहुत अवेयर हैं। एवरीबडी इज वेरी मच अवेयर ऑफ हिज हर फ्यूचर, बट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन आफ्टर द डेथ। द नेक्स्ट सेकेंड आफ्टर डेथ इज ऑल्सो योर फ्यूचर। मरने के बाद का जो नेक्स्ट मिनट है, दैट इज ऑल्सो आवर फ्यूचर, बिकॉज वी बिलीव ऑन rebirth, and this is true. We believe on rebirth, reincarnation. So what after that? Soul never dies. What after death? According to the deeds, he will be go according to the God's planning and our deeds, we take the next birth. So after death, the next minute is also our future. Yeah, so just be aware of that future also, be safe that future. ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। वो आप कह रहे थे बनाने वाले को भी उतना ही पाप करना। नहीं, वैसा नहीं कहा, उतना ही नहीं कहा ना, भागीदार, बस बस, उतना ही नहीं, उतना कम लगता है। I'm just using an example. अब इस कंट्री में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने जिन लोगों की रोजी ये है या शेफ, and that's the only trade they know, that's the only thing they know, and they have to survive and they have to support their family. And I'm sure 80% of people order meat dish. तो उस हालात में क्या उसमें सिंपल सी चीज़ है ना, हमारा जिसे कहते हैं ना, सारा सोशल सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और हमारे जो शेफ्स हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल नॉन वेजिटेरियन डाइट ही कुक करनी आती है, उनको वेजिटेरियन डाइट भी बनानी आती है। उनकी रोजी रोटी वेज डाइट बना करके भी चल सकती है। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना। तो भाई, मछली मारकर काट कर के ही ज़िंदगी मिलती हो ऐसा नहीं है, पैसे कमाए जाते हैं ऐसा नहीं है। प्योर वेजिटेरियन डाइट अच्छी बना करके भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बात है। चलो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले तो इस रूप में समझिए, इस रूप में समझिए कि आपका जो अमेरिका का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर आप जो भी काम करते हैं तो ठीक काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो आपको रिवार्ड मिलता है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलती। इसी प्रकार से इस संसार में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ईश्वर का है, और ईश्वर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें परमिट करता है कि हम प्लांट्स, वेजिटेबल्स को खा सकें। ठीक है, तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से परमिशन है, इसलिए वो अनलॉफुल नहीं है स्टेट। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कुछ भी सेंस करते हैं, जो कुछ भी हम फिजिकल लेवल पर महसूस करते हैं, वो हम थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम करते हैं। CNS के थ्रू हम किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर केवल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्लांट्स को यदि आप कुछ करते हैं तो वो महसूस करते हैं। विदाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो उस चीज़ को महसूस कर ही नहीं सकते। तो ईश्वर की ओर से उनमें CNS नहीं बनाया गया है, तो वो महसूस नहीं करते। लोग कई बार बोलते हैं, उदाहरण देते हैं छुई मुई के पौधे का, पिचर प्लांट्स का, ठीक है ना, यही एग्जांपल्स आते हैं काउंटर क्वेश्चंस के रूप में। तो छुई मी का प्लांट, डू यू नो छुई मी प्लांट? जस्ट टच मी देन आई विल। हाँ ना, पिचर प्लांट इज डिफरेंट, that is different. Do you understand this word? Touch it, if you know
शर्मा जाती है, छुओगे शर्मा जाएगी, दैट इज छुई मुई। और क्या है पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स क्या होते हैं, कोई भी इंसेक्ट आएगा ना तो वो उसको ऐसा है उसका नेचर, वो उसको ग्रैब करेगा और सक कर लेगा। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। इसमें लोग बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को देख करके लोग क्या सोचते हैं कि नहीं जो छुई हुई है ये महसूस करती है, पिचर प्लांट देखता है महसूस करता है, ऐसा नहीं होता। देखिए इस चीज़ को समझिए, ये सारा का सारा गेम रेडिएशंस का है। इसको समझिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी से भी पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशंस निकल रहे हैं। इस पूरे इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशंस हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक अपना ओरा होता है, हर चीज़ के अपने रेडिएशंस हैं, वो डिसिपिएट होते हैं, हर का एक ओरा होता है। देखिए जब ठंड बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, कपड़े ओढ़ते हैं अधिक। यदि आप कपड़े अधिक नहीं ओढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है, ना चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते हैं कि इतने सारे लोग बैठे और मैं ऐसे ऐसे कांपूं, नहीं चाहते ना, कांपने शुरू हो जाते हैं। ये जो कंपन है, क्या ये आपकी इच्छा से हुआ? आपकी इच्छा से नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रहा हूं कि कई सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो आपकी इच्छा के बगैर होते हैं, उसमें आपकी विल का कोई उसमें रोल नहीं है। तो ये सारा का सारा क्या है कि जो आउटर टेम्परेचर बढ़ा और जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपस में मिसमैच हुआ, और वाइब्रेशंस में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं हुआ, तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आने लग गए, कांपने लग गई विदाउट योर विल। और जब आप रात को सो रहे होते हैं, सोते समय भी आपकी कई बॉडी के अंग ठंड में फड़क सकते हैं, कांप सकते हैं विदाउट योर कंसेंट एंड विदाउट योर अवेयरनेस। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप सो रहे हैं नींद में, तो गहरी नींद में भी आपके कई अंग कांप जाते हैं, ट्रेम्बलिंग हो जाती है, फड़कन हो जाती है। आप बैठे हो, आप बोले फड़क क्यों रहा है भाई, फड़कन फड़कन क्यों हो रही है? सोते समय भी हो जाती है। वो आपकी इच्छा और अवेयरनेस से सारे मूवमेंट्स जुड़े हुए नहीं हैं। ये वाला पार्ट केवल प्लांट्स में यूज होता है। आप जब छुई मुई के पास लेकर हाथ को जाते हैं तो आपके हाथ का वाइब्रेशन और उसका वाइब्रेशन, ये नेचुरल ऐसा डिजाइन है कि उसके जो पत्ते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। इट डजेंट मीन कि उसने आपको देख लिया और वो शर्मा गई और उसने कुछ महसूस किया, ये वो वाली चीज नहीं है। इसी प्रकार से पिचर प्लांट के पास कोई इंसेक्ट किया, वो एक केमिकल रिएक्शन वाइब्रेशंस का खेल है कि वो उधर खिंचता है और उसको दबा देता है। आप सोचते हैं कि ये पीने का मजा ले रहा है, ठीक है। एक फिजिकल केमिकल वाइब्रेशन के लेवल पर ये प्रोसेस चलता है। वो आपकी बॉडी में भी होता है, आपकी बॉडी में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बगैर अवेयरनेस की और उसके हो जाती हैं। तो ये एक मिथ है और इस चीज़ को लोग कह करके फिर अपने लिए रास्ता निकालते हैं। कैसे रास्ता निकालते हैं कि भाई जब आप प्लांट्स को खाते हैं तो हम मछली को खाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें CNS नहीं है, लेकिन मछली में CNS है, छोटे से छोटे इंसेक्ट में CNS है, वो महसूस करता है। प्लांट्स में इमोशंस वैसे नहीं है, बाकी जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सी एनिमल्स हैं, सब में इमोशंस हैं, वो वैसा ही महसूस करते हैं। उनके इमोशंस के अगेंस्ट और अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अगेंस्ट जाकर अननेचुरल होकर उन चीज़ों को खा लेना, इसलिए कि इनको खाने से मेरा प्रोटीन का परसेंटेज ठीक लेवल मेंटेन रहेगा, इसलिए कि इसको खाने से मेरे अंदर B12 की कोई डिफिशियंसी ना हो जाए, पर्टिकुलर चीज़ की कोई डिफिशियंसी ना हो जाए। ये सब मिथ है, समझिए। अभी तो मैंने ये सेशन आज तो अभी बगैर प्रोजेक्टर के ही चला दिया। आपके समय थोड़े से लोग हैं, अब क्या प्रोजेक्टर लगाऊं? मेरे पास इसके ऊपर पावर पॉइंट्स हैं, वीडियोस हैं, मैं कि ऐसे ही बात कर लेंगे, समझा लेंगे, तो मैं उस पर गया नहीं। बाकी मैं काफ़ी तैयारी से था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि
जो भी प्राणी उनके शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं उसका सोर्स क्या है। यदि उनकी बॉडी के अंदर B12 अधिक है, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज अधिक है, प्रोटीन अधिक है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स नेचर ही है। समझिए भाई, बकरा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसने क्या खाया था? उसका इनपुट क्या था? उसका इनपुट तो नेचर ही था ना। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेरियन डाइट में ये कम है वो कम है, नहीं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल में वो चीज़ ना हो, उसके अल्टर दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको नहीं पता तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, उनकी बॉडीज में जो प्रोटीन अधिक है, पहले तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि सबसे अधिक प्रोटीन मीट में होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरे पास इसमें वो चार्ट्स हैं, सब कुछ है। सबसे अधिक प्रोटीन मीट में नहीं होता, सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन्स के अंदर, मीट में नहीं है। और जो सोयाबीन में बीन्स में पल्सेस में जो प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है उसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है और फाइबर है। मीट में जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो चलो कुछ आपने लिया, लेकिन उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल रिच हो गया, फाइबर्स नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि हो सकता है कि अमेरिका में सारा मीट बाजार में आने से पहले बड़ा टेस्ट होकर के आता हो, सारे बैक्टीरियाज चेक होते हो, ये होता हो, तब बाजार में बिकता हो। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता होगा। कई ऐसे पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं मीट के अंदर, जो बैक्टीरियाज कुक करने पर भी नहीं मरते। इकोली, ऐसे कई बैक्टीरियाज हैं, आप यदि कोई मेडिकल लाइन से हैं तो जानते होंगे, अलग अलग नाम है, वो मेरे पास लैपटॉप में है, पावर पॉइंट में। तो कई ऐसी बैक्टीरियाज हैं जिन्हें आप कुक भी करेंगे ना मीट में, वो नहीं मरते। अब मान लीजिए किसी मीट के अंदर किसी प्राणी के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्यूमर फॉर्म हो रहा था, कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई डिसीज फॉर्म हो रही थी किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कारण, हमने कुक किया और वो नहीं मरा, वो चीज़ अंदर गई, वही चीज़ आपके अंदर डेवलप हो सकती है। तो ये सेफ भी नहीं है और ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी नहीं है, पाप पुण्य के हिसाब से भी नहीं है, आपकी हेल्थ के हिसाब से भी नहीं है। तो ऐसा सोच करके, अच्छे से समझ करके प्योर वेजिटेरियन डाइट पर ही आना अच्छा है, ठीक है। तो हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोगों का तो काम ही यही है ना, तो इनके आंसर हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम लोगों का धंधा ही यही है, क्वेश्चन आंसर सेशन करने। देखिए, समझिए इस बात को, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल को जो दूध आता है वो केवल इतना ही आता है कि वो अपने बच्चे को भी बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स में जो दूध आता है वो इतना अधिक आता है कि छोटा बच्चा उसका पी नहीं सकता। आप लोगों ने पता नहीं गाय कभी पाली है कि नहीं पाली, हम लोगों का तो काम है, हमारे आश्रम में काउ शेड है, 20-20 गायें हैं वहाँ पर, हम लोग तो रोज़ देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप, अडर, गाय का जो अडर, अंडरस्टैंड अडर, ठीक है। तो अडर इज दैट जहां मिल्क जमा होता है। तो गाय का जो अडर होता है उसके 4 थन होते हैं। गाय के कितने थन होते हैं? 4, ठीक है ना। गाय के अडर में जब मिल्क भर जाता है और जो बच्चा छोटा होता है ना, छोटे बच्चे की जो कैपेसिटी 1 टाइम 1.5-2 लीटर से अधिक पीने की नहीं होती, ये तो हम लोग रोज जानते हैं। यदि बच्चा अधिक पी जाता है तो उसे डिसेंट्री हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, सब चीज़ नाप तोल कर ही दी जाती है। एक अच्छी गाय 10 लीटर एक समय में दूध आराम से दे देती है, बच्चा 1.5-2 लीटर से अधिक नहीं जा सकता। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, टॉयलेट जाना है, यदि आप ना जा पाए तो कैसा प्रेशर होता है, उसके अडर में जो मिल्क स्टोर होता है उसमें वही पेन और वही प्रेशर होता है। जैसे
आपके यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जमा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, वो पेन समझते हैं आप क्या है? बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। जो गाय जब उसके उडर में भर जाता है, अडर में भर जाता है मिल्क, उसको वही होता है पेन। इसलिए गाय सुबह 4-5 बजे रंभाने लग जाती है, शोर मिलेगा आपको गौशाला में, इसलिए बुलाती हैं कि भाई निकालो इसको, मुझे परेशानी है। और यदि आप लेट हो जाते हैं तो ये हमने आंखों से देखा है, गाय अपना थन फर्श में रगड़ती है, रगड़ने से कुछ दबाव बनता है तो कुछ बूंद दूध की निकलनी शुरू होती है, तो वो कुछ ठीक फील करती है। और इस प्रयास में कईयों के तो थन कट जाते हैं, छिल जाते हैं, लेकिन वो उस प्रेशर को नहीं सह सकती। तो क्या होता है कि ये ईश्वर की, इसीलिए ईश्वर ने ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं किया है, एनिमल्स में किया है कि बच्चा 1.5-2 लीटर से अधिक डाइजेस्ट नहीं करता। अब जो अडर में जो मिल्क है उसे निकालेंगे नहीं तो बड़ी भारी हिंसा हो जाएगी, इसलिए उस मिल्क को निकालना अहिंसा है। बच्चा जबरदस्ती उसे पिलाएंगे, बीमार हो जाएगा। अब उस मिल्क के अंदर बड़े अच्छे न्यूट्रिशंस हैं, बहुत अच्छा कुछ है, उसको फेंकना भी गलत है, तो उसे अपने पेट में रख लेना चाहिए। उसमें कोई पाप नहीं, उसमें पुण्य है। और उसको पेट में रखने से क्या होता है, उसको पीने से गाय को प्रोटेक्शन मिलता है। कई वीगन्स हैं, मेरे परिचित कई वीगन्स हैं, वो बोलते हैं भाई गाय का मिल्क यूज़ नहीं करना। उनको मैं यही समझाता हूँ, अरे भाई गाय का मिल्क यूज़ नहीं करोगे, यदि जो इंजेक्शन दे देकर गाय का दूध निकालते हैं, मशीन से निकाल रहे हैं। मैं को अमेरिका में आए अभी हो गया, अभी मैंने कल कहाँ पिया है, कल नहीं, कल भी कहीं दूध पिया होगा। मैंने अभी तक मुश्किल से 4-5 बार बस दूध लिया है यहाँ पर, आज सुबह पिया है जैसे, नहीं तो मैं यहाँ पर अमेरिका में मैं सोयाबीन मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कारण क्या है कि वो मशीनों से निकाल रहे हैं। अमेरिका में जो दूध निकल रहा है वो मशीन से निकलता है। अब मशीन, गाय कोई मशीन थोड़ी ना है, या आप निप्पल्स में दूध लगा के खींचते रहोगे। कभी वो अधिक दूध देती है, कभी कम दूध देती है। फीमेल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी किसी दिन कम दूध उतरता है, किसी दिन अधिक दूध निकलता है। आप सोचो कि आप एक मशीनरी सिस्टम में सेट कर दो, तो वो मशीन नहीं है कि गाय रोज ही 10 लीटर देगी। उसका दूध उसके मूड पर भी डिपेंड करता है, उसका दूध उसकी खुशी पर भी डिपेंड करता है। इसलिए बच्चे को पहले पिलाते हैं, खुश होती है, तब गाय दूध देती है। कई चीज़ों पर उसका मिल्क डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी। अब आपने मशीन माल के वही सेट कर दी, तो क्या होता है, जब आप जहाँ पर यहाँ काउ शेड्स में जाएंगे, जहाँ मशीनों से निकालते हैं, लास्ट का मिल्क विद ब्लड आता है। ब्लड, भाई आपने तो सेट कर दी मशीन कि ये भी 10 लीटर रोज देगी। अरे भाई ऐसा नहीं होता, वो सब ब्लड के साथ मिल्क निकलता है लास्ट का। फिर उसके लिए फिल्ट्रेशन होता है सिस्टम, वहाँ फिल्टर करके प्योर वाइट अलग कर देते हैं, ब्लड अलग निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो ये इनह्यूमैनिटी है। ठीक है, तो भारत में जो निकलता है वो उससे निकलता है, और उसे पता चल जाता है कि बस गाय की बस हो गई है, वो फिर गाय बांधते हैं, नहीं तो लात मारती है। लात, जब यहाँ कौन सी मशीन को बेचारी लात मारे। अभी कम है, ठीक है। और जो भी आया है तो गलत है, छोटे शहरों में, गांवों में, देहरादून में नहीं है, देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, उसमें नहीं है। बड़े प्रोफेशनल लेवल पर होगा, बाकी तो छोटे लेवल पर नहीं है। ये दो बातें हैं, गाय दूध ज़्यादा देती है क्योंकि उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई है। जो इंडिजिनस काउ उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है, दूसरों का ज़्यादा है क्योंकि इट्स सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो द डोमेस्टिकेशन ऑफ द काउ एंड द सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेक द काउ feasible to produce high quantity of milk. Number one. Secondly, the milk machine is used because with the hand you cannot milk that much milk as the cow milk over here in America is giving. Thirdly, जब जिस cow के teats में blood आ जाए, every quantity of milk is checked by leukocyte. If the leukocyte is high, the milk is rejected from the milk plant and used for some other purpose. Yes. Because I have been in this industry. बिल्कुल आप तो मैंने
हाँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक ही पीता हूँ, फिर यदि पीता हाँ हूँ वो बढ़िया है। केवल ऑर्गेनिक। मैं मतलब दिस आर द फैक्टर आई एम टेलिंग यू। ठीक। इंडिया आल्सो वहाँ पे मिल्किंग मशीन है, जो गाँव के हमारे ग्वाले हाँ। और मोस्टली वो करनाल में बिहार से थे, वो भी हमारे से निकलता नहीं, उन काउस का दूध हम मशीनों से निकालते थे। और जिनका काउ का दूध कम था, रेड सिटी एक ब्रीड है, उसका कम होता है, फैट ज़्यादा होती है, तो उनका वो निकालते थे। पारका का और जो यहाँ की रेड सिटी जो सॉरी ब्राउन स्विस है, उसका मशीनों से निकालते थे। रीजन दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ मिल्क। व्हाई दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ मिल्क? दे हैव डन सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छी गाय वाला क्या उनका उसके साथ सारा ब्रीडिंग करके वो ऐसे रेंज किया टेक्निकली कि उनका दूध ज़्यादा प्रोड्यूस। नो नॉट विद हार्मोन, नो हार्मोन। ठीक है, दिस इज द रीजन। अच्छा चलिए अब इसको और थोड़ा सा, ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। अब गाय का समझ में आ गया, ठीक है, तो उसमें हिंसा नहीं है। अब अगली चीज जो मेरे को आपसे कहनी है, डाइट का जो सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे हम लोगों ने वेज नॉन वेज ये समझा, और मेरे विचार से शायद और अधिक क्वेश्चन कोई नहीं होंगे आपको अपने लिए कन्विंस करने के लिए कि मुझे नॉन वेज खाना चाहिए। एक सवाल है छोटा। हाँ, वो दूध जो गाय का होता है, उसमें भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं बताता यहाँ हूँ। पे जो डॉक्टर ने कहा, मैं बताता हूँ, कहते हैं कि मैं आप, बताता हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल मैं का बताता हूँ। वो ना लीजिए, तो आपकी क्या बता- राय है? एक सेकंड ले लो। बताइए बताइए। 5 बजने वाले, नो रश, लेकिन आई नो आपके भी 2.5 घंटे हो गए, नहीं, लंबा हो गया। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा लेना चाहता हूँ 15 नहीं, मिनट का। जितना मर्जी टाइम की कोई कमी नहीं है। एवरीबॉडी नीड्स टू बी कंफर्टेबल, सो आई जस्ट वांट टू से यू नो हाँ, आप लोगों की इजाज़त है तो 15 मिनट और लो, कैसे भी है, मेरे को टाइम की कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि हम लोगों के हिसाब से तो भाई 5 बजे ख़त्म होना था, तो 5 तो बज गए। 15 मिनट, आधा घंटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि पर बोलने वाला तैयार, सुनने वाले तैयार, सुनने वाला भी बोल रही है। बस ठीक है, चलने दीजिए गाड़ी पे। शास्त्री जी का प्रोग्राम जो होना हाँ जी। था, तो शास्त्री जी का जो योगा होना था, यहाँ होना था। शास्त्री जी का योगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इज नेक्स्ट डोर, वी कैन ब्रिंग इट बैक। हमने 5 से 6 कहा था। अगर इफ एवरीबॉडी इज यहीं करेंगे, यहीं कर लेंगे, बस 10-15 मिनट में बात ख़त्म करके फिर उनका सेशन शुरू कराते हैं। इंटरेस्टेड इन योगा, मैं उनको उसी तरफ हाँ, आप लोग करना चाहते हैं? एक ऐसा क्वेश्चन था और मेरा उसी पर, आपने बीच में एक बात बोली थी कि खीर और दही नहीं खानी चाहिए, वो भी हाँ, अभी तो बहुत बातें मुझे बतानी है। है। ओके, ये पूछ लीजिए कितने हैं। आप में से कितने इंटरेस्टेड हैं योगा करने में, ये हाथ खड़ा करके बताइए। इफ दे ऑल हैव अ लॉन्ग डे, बिकॉज़ 7 बजे से बेचारे दोनों शास्त्री बेचारे जी। नहीं, ठीक है, अच्छा है, अभी 10-15 मिनट में कंक्लूड करते हैं। तो देखिए, और खाना जिसको की डब्बे खाना जिसको चाहिए वो जरूर लेके जाए, बिकॉज़ अदरवाइज दिस गोइंग टू वेस्ट। उसमें क्या है कि जो रियल काऊ है, रियल काऊ के दूध में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये जो काऊ है ये रियल है ही नहीं, ये काव जो यहाँ है रियल नहीं है। नहीं, अच्छा, इंडिया में भी नहीं है, ये हाइब्रिड है, ठीक है ना। जैसे घोड़ा और गधा, इन दोनों को क्रॉस करके एक नई चीज़ डेवलप कर दी जाए, ऐसी ये जर्सी काऊ है, ठीक है ना। ये गाय और एक दूसरा जानवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका इस समय, उसका क्रॉस है, इसलिए ये प्रॉब्लम इसके मिल्क में है। जो रियल काऊ जो अपने इंडिया में वो भी कम हो रही है, जो रियल देसी काऊ है उसके दूध में ये प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। और आज की जो साइंस है उससे ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, और अब ये साइंस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसी ट्रेडिशनल हमारी रियल काऊ को आगे डेवलप कर रही है। उनको समझ में आ गई इसके दूध में गड़बड़ है। अगली चीज़, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक आपसे कहना चाहता हूँ। आप में से, मुझे पता नहीं, आप में से कितने लोग जीएम फूड के बारे में जानते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जानते हैं। ठीक है। आप जो जानते हैं, मेरे विचार से अधिकांश लोग यही जानते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है उसका मतलब हाइब्रिड, उसका मतलब पेस्टिसाइड्स, उसका मतलब यूरिया, ये सब, उसका मतलब हार्मोन्स इंजेक्ट करना, यही शायद अधिकांश लोगों को इसी लेवल पर पता है।
लेकिन जो रियल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो ये नहीं है, ये तो केवल हाइब्रिड की डेफिनेशन में आ जाती हैं चीज़ें। जो रियल, जो एक्चुअली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो होता है जिसमें हम इंटर स्पीशीज क्रॉसिंग में जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। मेरे पास इस पर मूवी थी दिखाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम वैसे ही समझ लेते हैं। आप लोग नेट पर देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा नाम। इंटर स्पीशीज क्रॉसिंग क्या है, देखिए इस चीज़ को समझिए। जैसे इतनी फील्ड है, इस फील्ड में साइंस ने देखा कि भाई हम अधिक पैदावार कैसे पैदा कर सकते हैं, तो हमने यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, इंजेक्शंस, ये सब करके हम जितनी फसल निकाल सकते निकाल ली। उसके बाद भी आदमी का ग्रीड पूरा नहीं हुआ, वो इसी खोज में रहा कि मैं और फसल कैसे पैदा करूं। आज आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि आज आपको ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के आम मिलते हैं जो पहले नहीं थे। ऐसे ऊपर से प्लास्टिक जैसे चिकने और चमकते हुए फल मिलते हैं जो आज से 10 साल पहले तो नहीं थे, 20 साल पहले नहीं थे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या किया जो साइंस है, उसने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रेशर में साइंस ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिए। क्या हुआ, जितनी पैदावार हम खाद देकर, क्रॉस करके, हाइब्रिड करके जितनी कर सकते हैं उससे अधिक कैसे बढ़ाएं, इसके लिए जो लेबोरेटरीज में क्या उन्होंने प्रयोग करके देखे। जैसे एग्जांपल के लिए टमाटर है, टमाटर को जेनेटिक लेवल पर जब इंटर स्पीशीज, जब मछली से क्रॉस कर दिया जाता है, फिश से, तो टमाटर का साइज बड़ा हो जाता है और टमाटर अधिक सुंदर और चमकदार हो जाता है। ठीक है, तो साइंस ने एक्सपेरिमेंट करके हर चीज के लिए देख लिए कौन से एनिमल से किस वेजिटेबल को, किस कॉर्न को किससे क्रॉस करना। तो इसने किसी को टमाटर से, मछली से क्रॉस कर दिया है, किसी को सांप से कर दिया, किसी को केकड़े से कर दिया, किसी को छिपकली से कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया। ये जो इंटर स्पीशीज क्रॉसिंग है, ये है जीएम फूड। ये शायद लोगों को वैसे पता नहीं होता। पता था आपको ये चीज? नहीं पता। तो अब ये क्या है, ये अननेचुरल है। यदि मैं अमेरिका के सेब को कश्मीर के सेब से क्रॉस करके हाइब्रिड बनाता हूं, वो फिर भी नेचुरल है कि मैंने एक नया फ्लेवर डिजाइन कर दिया। लेकिन मैं इंटर स्पीशीज चला गया कि मैंने सेब को, जिसे कहते हैं, केंचुए के साथ क्रॉस कर दिया, तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अननेचुरल हो गया। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, इससे क्या हुआ, कैंसर सोसाइटी में बहुत बढ़ना शुरू हो गया। आज तो देखिए कैंसर के पेशेंट्स कितने हैं। इससे क्या हुआ, स्किन डिसीजेस बढ़नी शुरू हो गई, अलग टाइप की स्किन एलर्जीज, ये वो। इससे दिमाग की नई नई बीमारियां आनी शुरू हो गई जो पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं था ये सब। तो यूरोप के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बैन हो गया, यूरोप में नहीं चलता, अमेरिका में चल रहा है। फिर बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्हें प्रॉफिट गेन करना, वो इंडिया जैसी कंट्रीज को टारगेट किया है, वहाँ पर जीएम फूड की सप्लाई बढ़ा दी है। तो क्या है कि आज पढ़े लिखे लोगों को भी, अधिकांश को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये टमाटर मछली से क्रॉस किया हुआ है, ये पता नहीं है लोगों को। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बॉलीवुड के एक फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट, आपने नाम सुना होगा महेश भट्ट का, उन्होंने एक मूवी बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, पॉइजन ऑन प्लेटर। वो मैं आज वो दिखाना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी आप चिंता नहीं करें। तो जो पॉइजन ऑन प्लेटर है वो आपको नेट पर अवेलेबल है, आप वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आप पॉइजन ऑन प्लेटर वहाँ ज़रूर देख लें। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो ऑर्गेनिक जो फूड है, ऑर्गेनिक फूड का जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। तो इस मूवी को आप देख लीजिएगा और जीएम फूड के बारे में और रिसर्च कर लें नेट पर। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे अधिक आपकी डाइट पर डिपेंड करती है। तो मछली टमाटर में मिक्स खानी भी ठीक नहीं है,
और सीधी खानी भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैंने वेज नॉन वेज और जीएम से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें कह दी हैं, और यदि कहीं आप में से किन्हीं को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर कहीं अभी नॉन वेज है थोड़ा सा जुड़ा हुआ, मुझे पता है आप लोग अधिक नहीं करते हैं, यदि थोड़ा बहुत है तो जल्दी से जल्दी अपनी वेलफेयर के लिए उससे ऊपर उठ जाइए, ठीक है। इसमें आपका स्वास्थ्य, आपका पाप पुण्य, आपका अगला जन्म, इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। उससे जल्दी निकलिए बाहर। और जिनको ऐसा लगता है कि हमने बात तो हमें समझ में आ गई और हमने छोड़ दी, लेकिन हमने ज़िंदगी में तो बहुत खा लिया, अब तक तो खा लिया मान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए एनिमल वेलफेयर से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ और मैं हॉस्टल लाइफ में गया, तो वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कभी कि भाई ब्रेकफास्ट नहीं अवेलेबल था, क्लास का समय हो गया था, बाई बर्थ में वैसे वेजिटेरियन ही था, तो मैंने ज़िंदगी में 5 अंडे खाए हैं, ठीक है। वह होता है ना फ्रेंड्स, भाई नए नए लड़के हैं, अब हॉस्टल लाइफ शुरू हुई है। अभी आप लोगों की हॉस्टल लाइफ शुरू हुई कि नहीं हुई? हॉस्टल की लाइफ पता है ना कैसी होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 5 बार मैंने आमलेट खा लिया फ्रेंड के साथ, ठीक है। अब छठी बार जब गया फ्रेंड्स के साथ, वो जो ट्रे होती है ना जिसमें अंडे रखे होते हैं, अंडे 2 टाइप के होते हैं, एक फर्टाइल और एक इनफर्टाइल, 2 तरीके के अंडे होते हैं, पता है? वही तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना, मेरे को तो पता नहीं था। तो जब मैं छठी बार गया तो ट्रे में एक अंडा फूटा सा हुआ था और उसमें हल्के हल्के पंख बाहर आ रहे थे, फर्टाइल था ना। तो वो मेरी जब नज़र पड़ी, तो वैसे ही मेरी तो आत्मा मान नहीं रही थी, वो तो मजबूरी में आदमी खाता है ऐसी चीज़। और फिर हॉस्टल लाइफ में अब 18 साल का 17 साल का बच्चा उतना मैच्योर भी नहीं होता, ठीक है। तो जब वो चीज़ आ गई आंखों के सामने, फिर मैंने कहा कि अब मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं, ठीक है। और मुझे याद है, ये जैसे है ना, ये अभी कितने साल की महीने की है, ये 1.25 साल की है। मैं इससे बड़ा होऊंगा, जैसे बड़ी वाली है आपकी अर्यमा 6.5 की होगी, ठीक है। उससे छोटा 5 के लगभग, 4.5 के लगभग मुझे याद है। वो सीन याद है। कई बार ना छोटी कोई बातें याद रह जाती हैं, इतनी छोटी चीज़ वैसे याद रहती नहीं 4 साल की बात, लेकिन कोई बातें याद रह जाती। मुझे ध्यान है कि बचपन में मैं वीक था, ठीक है। तो पेरेंट्स के अंदर होता है भाई, डॉक्टर्स हैं तो उनके अंदर होता है भाई बच्चा हमारा, डॉक्टर्स का बच्चा क्यों कमज़ोर है, भाई इसे अंडे खिलाओ, दूध में घोलकर पिलाओ। तो भाई उनको लगा कि ये नमकीन नहीं खाता। तो मुझे सीन याद है, मेरे फादर ने, वो बनाते नहीं थे लेकिन उन्होंने मेरे लिए मीठा डालकर मीठा आमलेट बनाया, ठीक है। कभी आमलेट मीठा बनता है क्या? भाई वो चलो बच्चा है ये वैसे मुंह मारेगा। तो पहला मैंने वो कोर डाला, मुझे उल्टी हो गई, नहीं खा सका। फिर उन्होंने ट्राई नहीं किया, घर वालों को पता ये नहीं खा सकता, ठीक है। लेकिन वही मैंने 17 ईयर्स की एज में हॉस्टल लाइफ में जाकर फर्स्ट ईयर में 5 अंडे खा लिए। समझ में आ रही है ना आत्मा? तो वो जो 5 अंडे थे वो मेरे दिमाग में यहाँ बैठ गए, मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, इसको समझिए। अब वो फर्टाइल थे कि इनफर्टाइल थे मुझे पता नहीं, मैं तो यही मानकर चल रहा हूँ कि वो फर्टाइल थे। मैं क्यों अपने लिए एक्सक्यूज ढूंढूं? तो मेरे ऊपर एक दिमाग में ये चीज़ है कि मैंने 5 जाने ज़िंदगी में ली हुई है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि दूसरों से ऐसी गलती ना हो जो मेरे से हुई हैं, ठीक है। मैं जब पहली बार मॉरिशस में गया, तो मॉरिशस क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड है, सी कोस्टल एरिया है सारा, वहाँ पर बहुत है नॉनवेज डाइट, बहुत कंज्यूम करते हैं लोग। जब फर्स्ट लेक्चर हुआ तो कुछ मेडिटेशन ये वो जैसे आज बात हुई, बाद में मेरे से किसी ने कहा कि आप जिनको सिखा रहे हैं आपको पता नहीं इनमें से तो 80% नॉन वेजिटेरियंस हैं, इन्हें पहले डाइट तो सिखाओ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मैंने कहा कि देखो मेरा समझाने का ढंग अलग है, मैं तो हमेशा प्यार से ही बात करता हूँ, हाँ उसके साथ साइंस जरूर होगी, लॉजिक जरूर होगी, और कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ।
तो उसमें जब वहाँ सेशन शुरू हुए तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो फर्स्ट टाइम 100 लोग वेजिटेरियन बने, सेकंड टाइम गया तो लगभग 200-250 लोग वेजिटेरियन बने। ऐसा करके मेरे पास 500 वेजिटेरियंस का ग्रुप हो गया। फिर वहाँ पर एक नेशनल वेजिटेरियन एसोसिएशन फॉर्म की, फिर उन्हें वर्कशॉप्स कैसे लगानी है वेजिटेरियन डाइट में, किसी को क्रिटिसाइज़ किए बगैर, मतलब किसी का दिल थोड़ी ना तोड़ना है भाई, जो फैक्ट्स हैं प्यार से कैसे समझाएं। तो ऐसे करके 36 मेंबर्स की बॉडी है, 36 मेंबर्स ट्रेंड हैं जो पूरे आइलैंड में होल द ईयर वर्कशॉप्स लगाते हैं। हर मंथ मॉरिशस में 9 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में हर महीने वर्कशॉप लगती है। तो एक साल में 108 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं इन माय एब्सेंस, क्योंकि वो ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग हो गई है। तो उसमें यही लगता है कि भाई मैंने 5 अंडे खाए हुए हैं, तो मुझे एनिमल वेलफेयर के लिए भी बात करनी है, और केवल एनिमल वेलफेयर नहीं, ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर, हमारी हेल्थ, फिर हमारा कर्म। बड़ा अभी तो पाप पुण्य कर्म का जब आप कभी उस पर लेक्चर सुनेंगे ना तो आदमी डरने लग जाता है कि मेरे कर्म पर मुझे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगला फ्रूट मुझे इनके आधार पर मिलना है। तो मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी हैं, और आप सभी समझदार लोग हैं, सभी अवेयर लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आप यदि कहीं इससे जुड़े हुए हैं तो आप खुद तो इससे ऊपर उठ ही जाएंगे, लेकिन आप अपना अच्छा कर्म बनाने के लिए अब दूसरों को कन्विंस करना शुरू करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने समय दिया, और आप सब यहाँ पर धन्यवाद।